हेलो एवरीवन, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन सेट्स और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में सेट्स और सबसेट्स डिस्कस किए थे, साथ ही साथ पावर सेट भी डिस्कस किए थे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम सबसेट पहले डिस्कस कर चुके हैं तो ये सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स हम अलग से क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास कोई भी सेट है, हम उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स की एक लिस्ट बना देते हैं, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में। लेकिन अगर हम रियल नंबर्स के सेट की बात करें या रियल नंबर्स के सेट के किसी सबसेट की बात करें तो हम उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप उसको शो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो आप लिख सकते हो कि 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। या फिर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करूं तो आप लिख सकते हो 0 1 2 और इधर भी -1 -2 एंड सो ऑन। तो आपको पता है एग्जैक्टली नंबर्स क्या क्या आने हैं। 1 और 5 के बीच में मुझे किसी रियल नंबर के सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि 1 और 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आते हैं और मैं ये भी नहीं बता सकता हूं कि एक नंबर अगर आता है 1 के बाद नेक्स्ट रियल नंबर कौन सा आता है। तो यहां पर मुझे एक डिफरेंट तरीका चाहिए सबसेट को रिप्रेजेंट करने का, और वो है इंटरवल वाली फॉर्म। तो हम यहाँ पे इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक नंबर लाइन है, राइट, यहाँ पे 0 1 2 3 4 कुछ भी है, और यहाँ पे -1 -2। तो अगर आपको नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना है बिटवीन 1 एंड 5, तो 1 से लेके 5 तक, 5 से छोटे या 5 के बराबर, तो उसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5। लेकिन अगर मुझे रियल नंबर्स को लिखना है बिटवीन 1 एंड 4, तो यहाँ पे तो जितने भी नंबर्स आएंगे नंबर लाइन पे, आपको पता है नंबर लाइन पे जो हर एक पॉइंट होता है वो एक नंबर को डिनोट करता है। और आपको पता है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो अगर वहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे तो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। तो ऑब्वियसली उसको मैं रोस्टर फॉर्म में तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ। क्यों? पहले तो वो इनफाइनाइट है, तो भले ही मैं इनफाइनाइट को डैश डैश से शो कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कंसेक्यूटिव टर्म्स तो पता होनी चाहिए कि जो एक नंबर को मैं लिख रहा हूँ, अगर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 1 अगर इंक्लूड हो रहा है तो 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 1.000000000, पता नहीं, वो तो इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकता, मैं रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं रियल नंबर के सबसेट्स को। तो अगर मेरे पास 1 और 4 के बीच में, जैसे कि मैंने बोला, तो इनको मैं 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। पहला है हमारे पास क्लोज इंटरवल। तो ये है तो एक ही तरीका। तो क्लोज इंटरवल क्या होता है, अगर मैं दो नंबर्स के बीच में, मान लेते हैं a और b के बीच में नंबर्स की बात कर रहा हूं, तो a और b के बीच के जो नंबर्स हैं, तो अगर उसमें a और b भी इंक्लूड होता है तो इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, a, b। मतलब इसका मतलब होता है कि जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास वो a है और लास्ट b है, और a से लेके b तक के सारे नंबर्स यहाँ पर यूज होने हैं। दूसरा हमारे पास अगर ये क्लोज नहीं होता है, अगर a और b उसमें इंक्लूड नहीं, मतलब a से लेके b तक के तो सारे एलिमेंट्स यूज होने हैं लेकिन a और b यूज नहीं होने, तो तब मैं उसको कहूंगा ओपन इंटरवल, और उसको मैं डिनोट करूंगा पैरेंथेसिस से। तो पैरेंथेसिस में अगर मैं a, b रखता हूं तो ये क्या है, ओपन इंटरवल है। तो इसको मैं इस फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करता हूं, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स को मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, इंटरवल की फॉर्म में। और तीसरा आता है मिक्स्ड इंटरवल। तो मिक्स्ड इंटरवल क्या होता है, मिक्स्ड इंटरवल, तो मिक्स्ड इंटरवल में क्या होता है, अगर a इंक्लूड है और b को हमने इंक्लूड नहीं किया है तो क्या हो जाएगा, a की तरफ से ये वाला ब्रैकेट और b की तरफ से ये वाला। और अगर a इंक्लूड नहीं है और b इंक्लूड है तो a की तरफ से ये और b की तरफ से ये। तो ओपन इंटरवल
आप समझ गए, क्लोज इंटरवल आप समझ गए। क्लोज इंटरवल में ए और बी दोनों इंक्लूड होंगे और ओपन इंटरवल में ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन ए और बी के बीच में सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे। अगर मैं इस इंटरवल को नंबर लाइन पे शो करना चाहूँ तो मान लेते हैं नंबर लाइन है, यहाँ पे हमारे पास ए है और यहाँ पे हमारे पास बी है, तो ए और बी के बीच के सारे नंबर्स मुझे शो करने हैं, तो वो कुछ इस तरीके से आप शो कर सकते हो और ए और बी पे आप डार्क डॉट कर देते हो। तो इसका मतलब ए से लेके बी तक के सारे नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर्स हैं। उसी तरीके से अगर मुझे ओपन इंटरवल शो करना है तो यहाँ पे हमारे पास ए है, फिर यहाँ पे बी होगा, तो इसको हम हॉलो डॉट से शो करते हैं और यहाँ पे ये शो करता है कि ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ए और बी पे आप सर्कल कर दोगे एक छोटा सा, तो अगर आप इस सर्कल को डार्क कर देते हो तो इसका मतलब ए और बी दोनों इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप एक तरफ से डार्क करते हो, फॉर एग्जांपल ये वाला है, तो ये इस वाले को आप कैसे शो करोगे? यहाँ पे ए इंक्लूड हुआ है और बी इंक्लूड नहीं हुआ, तो यहाँ पे ए से लेके बी तक आपने इंटरवल डिनोट करना है। तो ए यहाँ पे इंक्लूड है और बी नहीं है। तो अगर आप डार्क डॉट से शो करते हो तो इसका मतलब वो पॉइंट भी इंक्लूड होगा। अगर डार्क से शो नहीं करते हो तो वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। और यहाँ पे बी इंक्लूड है लेकिन ए इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे ए को डार्क से नहीं शो करना है, केवल बी को आपको डार्क से शो करना है। तो यहाँ पे ए से लेके बी तक का इंटरवल। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में तो नहीं लिख सकते हैं। रोस्टर की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? इंटरवल यूज़ कर रहे हैं। रोस्टर फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि एलिमेंट्स को लिस्ट करना पड़ेगा, तो एलिमेंट्स की लिस्ट तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हम रोस्टर की जगह पे क्या यूज़ कर रहे हैं? इंटरवल। लेकिन हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको अभी भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सेट बिल्डर के लिए हमको एलिमेंट्स को लिस्ट करने की जरूरत तो है नहीं। सेट बिल्डर के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल और केवल हमको एक स्टेटमेंट जनरेट करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस फंक्शन को, पहला क्लोज इंटरवल को अगर मैं सेट बिल्डर की फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्लोज इंटरवल को सेट बिल्डर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वो क्या होगा? उसी तरीके से कोई भी हमारे पास सेट है ए, मान लेते हैं ए से लेके बी तक के एलिमेंट्स हैं, तो ए एक सेट है इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए से बड़ा होगा या ए के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ए काउंट होगा, एंड लेस देन इक्वल टू बी से छोटा होगा, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये तो पहला वाला तरीका हो गया जब क्लोज इंटरवल होगा। अगर ओपन इंटरवल होगा तो यहाँ पे ए के इक्वल नहीं आएगा, ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, तो तब आप क्या करोगे कि ए मान लेते हैं एक सेट है एक्स सच दैट ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप इस तरीके से शो कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, ए के इक्वल नहीं है एक्स, ए से बड़ा है और बी से छोटा है, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा। देखो कितना माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में अभी भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन तीसरा आता है आपके पास मिक्स्ड इंटरवल में। तो ये जो तरीका है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ए के इक्वल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ए इंक्लूड है। तो जो आपका कोई भी एलिमेंट होगा, एक्स क्या करता है? इस सेट के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ए तो होगा उसमें लेकिन बी नहीं होगा, तो क्या करेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, क्योंकि यहाँ पे ए इंक्लूड होगा, बट लेस देन बी, यहाँ पे बी इंक्लूड नहीं होगा, और एक्स क्या है? एक रियल नंबर है। चौथा क्या है? ये वाला। तो इस वाले के लिए हम क्या करेंगे? ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स जो है वो ए से बड़ा होगा लेकिन ए के इक्वल नहीं होगा, ए के इक्वल नहीं हो सकता ये नंबर। और दूसरा लेस देन इक्वल टू बी, एक्स की जो वैल्यू होगी बी से लेस होगी या इक्वल होगी, यहाँ पे बी इंक्लूड हो रहा है, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया आपके लिए। आपको पता चल जाएगा कहाँ पे ओपन इंटरवल है, कहाँ पे क्लोज इंटरवल है, और अगर इसको हमको रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब बात आती है दूसरे टॉपिक की, जो कि है यूनिवर्सल सेट। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सबसेट ऑफ रियल नंबर्स को हम अलग से क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रियल नंबर्स के जो सबसेट्स होते हैं हम उनको रोस्टर फॉर्म में नहीं डिनोट कर सकते हैं। हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म में तो कर सकते हैं, लेकिन रोस्टर फॉर्म की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इंटरवल। तो इंटरवल आप समझ गए होंगे। इंटरवल का मतलब कि किसी भी एक नंबर और दूसरे नंबर, ए और बी मान लेते हैं दो नंबर हैं, उनके बीच के जो नंबर्स हैं, अब वो डिपेंड करता है कि वो ए और बी भी काउंट होंगे या नहीं काउंट होंगे। तो उसके बेसिस पे हम ओपन या क्लोज या मिक्स्ड इंटरवल में उसको अलग अलग क्लासीफाई कर लेते हैं। तो
अब क्वेश्चन ये आता है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट नाम से ही पता चल रहा है, यूनिवर्सल मतलब वो सबके लिए होता है। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जिस सेट में उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड सारे एलिमेंट्स होते हैं। चलिए जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, नंबर्स की हम बात करते हैं। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर, सारे नंबर्स के लिए एक यूनिवर्सल सेट होगा और वो यूनिवर्सल सेट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट एक यूनिवर्सल सेट होगा। किसके लिए? नंबर्स के लिए। क्यों? अगर हम बात करें जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, रियल नंबर्स क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सबसेट होगा। अगर हम बात करें इमेजिनरी नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक सबसेट होगा। नेचुरल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक सेट होगा, सबसेट होगा। उसी तरीके से आप बात करें किसकी? नेचुरल, इवन, ऑड, इंटीजर्स। तो हर सेट का, हर नंबर्स के सेट का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स सबके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स आते हैं। तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं हो सकता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया? एक यूनिवर्सल सेट हो गया नंबर्स के किसी भी सेट के लिए। लेकिन हम किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करते हैं, चलिए मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट है ए है हमारे पास 1 2 3 4 5, एक छोटा सा सेट है। बी है हमारे पास 1 2 3 और सी है हमारे पास 1 2 4। चलो डी भी ले लेते हैं, डी है हमारे पास 3 5। तो हमारे पास इतने सारे सेट्स हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ए बी सी डी में इन चारों सेट्स के लिए जो एक यूनिवर्सल सेट होगा वो कौन है? ए है। हम किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, हम हर जगह सबकी बात नहीं करते हैं। हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो वहां पे हम यूनिवर्सल सेट ढूंढेंगे कि यहाँ पर यूनिवर्सल सेट कौन है। हम सब जगह नहीं ढूंढेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सेट ए है, यहाँ पे एक सेट बी है, यहाँ पे एक सेट सी है और यहाँ पे एक सेट डी है। 4 सेट हैं और इन 4 सेट्स में से कोई ऐसा सेट ढूंढिए अगर है तो, कि जिसमें हर सेट्स के एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। तो वो है सेट ए। सेट ए में आपको बी के एलिमेंट्स मिलेंगे सारे के सारे, सी के भी सारे एलिमेंट्स मिलेंगे और डी के सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। तो किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको कोई ऐसा सेट मिलता है जिस सेट में बाकी सारे सेट्स के भी एलिमेंट्स मिल जाएं और सारे के सारे एलिमेंट्स मिल जाएं, तो वो क्या हो जाएगा? उसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो इस केस में ए क्या है? इनके लिए एक यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि ए में हर सेट के एलिमेंट्स हैं। अब आप सोचोगे कि ए में सारे के सारे ना नेचुरल नंबर्स हैं ना इंटीजर्स हैं, लेकिन हम नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स या होल नंबर्स की तो यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे। हम तो केवल इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं कि ए बी सी डी 4 सेट्स हैं मेरे पास। इन 4 सेट्स में देखिए कि अगर कोई यूनिवर्सल सेट है तो जरूरी नहीं है कि हर समय मुझे यूनिवर्सल सेट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे यूनिवर्सल सेट मिल रहा है क्योंकि ए में सबके एलिमेंट्स हैं। तो ए क्या है? इनके लिए एक यूनिवर्सल सेट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको यूनिवर्सल सेट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप तभी सेट्स के ऑपरेशन को इजीली कर सकते हो। तो वेन डायग्राम को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, वो है 1 2 3 4 5 6। सपोज ये एक यूनिवर्सल सेट है। फिर मेरे पास एक सेट आता है ए 1 2 4। उसी तरीके से एक सेट आता है बी, वो है 3 4 5 और एक सेट आता है सी, उसमें आते हैं 4 5 और 6। अब मेरे पास यहाँ पे 3 सेट्स हैं, ए बी सी और एक यूनिवर्सल सेट है। तो किसी भी यूनिवर्सल सेट को आप चाहे आप रेक्टेंगुलर ब्लॉक से शो करो, तो हम एक पर्टिकुलर रीजन दे देते हैं। मान लेते हैं ये एक पर्टिकुलर रीजन है। ये एक पर्टिकुलर रीजन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। ये पर्टिकुलर रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। तो ये हमारे लिए एक यूनिवर्सल सेट है। और यूनिवर्सल सेट की खास बात क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 वो सब के सब इस ही रीजन में आएंगे, क्योंकि ये रीजन किसका है? यूनिवर्सल सेट का है। तो ये जो बॉक्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को। तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो इसी बॉक्स के अंदर आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में क्योंकि सारे एलिमेंट्स आएंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स इसी बॉक्स के अंदर आएंगे। लेकिन साथ ही आपको एक और चीज देखनी है कि
जो सेट ए बी और सी है वो तो सबसेट्स ही हैं यूनिवर्सल सेट के, तो सारे के सारे सेट्स जो होते हैं यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी आप यहाँ पे इसके अंदर ही लिखोगे। तो यहाँ पे एक और रीजन होगा जो सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो सेट ए में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, 1 2 और 4। सेट बी में कौन से आते हैं, 3 4 और 5। और सी में, तो यहाँ पे मैं एक रीजन ले लेता हूँ, ये जो सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, और ये वाला सर्कल सी को। ये मैं इंटरसेक्ट क्यों कर रहा हूँ अभी देख लेंगे हम कि क्यों हम यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ए की। तो ए में कौन से एलिमेंट्स हैं, ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 और 4, आप देख सकते हो। बी में एलिमेंट्स हैं 3 4 और 5। सी में एलिमेंट्स हैं 4 5 और 6। अगर आप इसमें एक और एलिमेंट ले लीजिए, मान लेते हैं 7 भी इसमें अगर आता है फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 को आप 3 अलग अलग जगह नहीं लिखते हो क्योंकि 4 एक ही जगह पे तो होगा। तो यहाँ पे 4 कैसे में होगा, 4 ए में भी है, बी में भी और सी में भी है। तो इसका मतलब 4 उस रीजन में आना चाहिए जहाँ पे ए और बी दोनों मिलते हैं। कहाँ पे, ए बी और सी, क्योंकि तीनों कॉमन आते हैं, क्योंकि 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है और 4 इसमें भी आ रहा है। तो 4 कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे 4 यहाँ पे आपके लिए आना चाहिए। तो 4 यहाँ पे होगा क्योंकि 4 ए बी और सी तीनों में कॉमन है। उसी तरीके से एक और नंबर है जो हम दोबारा यूज कोई भी नंबर नहीं करेंगे, 5। तो 5 आप देख सकते हो, 5 इसमें और इसमें दोनों में कॉमन आता है, किसमें, बी और सी में। तो बी और सी का जो कॉमन रीजन है यहाँ पे नहीं लिख सकते हो आप, क्योंकि ए में नहीं आता है, केवल बी और सी में आता है। तो 5 को आप 2 बार नहीं लिख सकते, किसी भी एलिमेंट को हम 2 बार नहीं लिख सकते। तो 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और एक और एलिमेंट मेरे पास बच जाता है 7। तो 7 ना ए में आता है, ना बी में आता है, ना सी में आता है। ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सेट, ये वाला बी को और ये वाला ए को। तो 7 जो है वो इन तीनों से बाहर आएगा। तो बाहर कहीं पे भी लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हमने 7 लिख लिया। तो आपको यहाँ पे यही देखना है कि अगर ये जो पर्टिकुलर रीजन है, इस पर्टिकुलर रीजन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए बी और सी में कॉमन है। इस पर्टिकुलर रीजन में, ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है, इस पर्टिकुलर रीजन में वो एलिमेंट आएंगे जो ए और बी में कॉमन है। तो आप देख सकते हो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है 4 के अलावा। तो 4 तो तीनों में कॉमन है, तो 4 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। वैसे ये पूरा का पूरा रीजन वही है जिसमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। तो 4 ए और बी में कॉमन था, तो 4 तो मैं लिख चुका हूँ। लेकिन इसमें वो आएंगे जो केवल ए और बी में कॉमन है लेकिन सी में नहीं है। अब इस पर्टिकुलर रीजन में वो आएंगे जो बी और सी में कॉमन है। तो 4 तो आ जाएगा, 4 तो तीनों में कॉमन है, तो 4 यहाँ पे आएगा। लेकिन 5 केवल बी और सी में ही कॉमन है। तो इस पर्टिकुलर रीजन में, ये वाला जो रीजन है, उसमें केवल वही एलिमेंट्स आएंगे जो बी और सी में कॉमन है। जो कॉमन नहीं है ए और बी और सी में, तो ए के जो एलिमेंट जो कॉमन नहीं है किसी में भी, वो केवल ए के पार्ट में आएंगे, ये वाले केवल बी के पोर्शन में आएंगे, और ये वाला जो 6 था वो केवल सी के पोर्शन में आएगा। और जो इन तीनों में नहीं आता है वो इन तीनों से बाहर आएगा, 7। तो इस तरीके से आप वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो रीजन होता है, ये रीजन रिप्रेजेंट करता है किसी भी सेट को। तो इस तरीके से वेन डायग्राम आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है डेटा को रीड करने में या सेट्स को रीड करने में। अब हम कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं सेट के और चेक करते हैं कि उनका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स का क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं। कोई भी अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं, मान लेते हैं ए और बी, वैसे सी भी हो सकता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हम इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ए यूनियन बी। इसका मतलब होता है यूनियन। तो ए यूनियन बी जो होता है वो क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स जो होता है वो भी एक सेट ही होता है। तो ए यूनियन बी भी क्या, एक सेट ही है। अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूं तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू x such that x belongs to A और x belongs to B। मतलब A यूनियन B एक ऐसा सेट है जो या तो A को बिलोंग करता है या फिर B को बिलोंग करता है। मतलब A को भी करेगा, B को भी करेगा। तो A और B के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस में आएंगे, A यूनियन B में। तो अगर मैं A यूनियन B को वेन डायग्राम की हेल्प से डिनोट करना चाहूँ तो यहाँ पे ये मेरे लिए एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A हो गया और ये सेट B हो गया।
तो ये सेट ए था, ये सेट बी था। ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए यूनियन बी में आएंगे। तो मैं शेड कर देता हूँ ए यूनियन बी को। तो अगर मैं ए यूनियन बी को शेड करूँ तो ये पूरा का पूरा रीजन ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि एक्स ए को बिलोंग करता है तो ए तो पूरा का पूरा आएगा ही, और या फिर एक्स बी को भी बिलोंग कर सकता है तो बी का भी पूरा का पूरा रीजन आएगा। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। दूसरा आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो इंटरसेक्शन हम कैसे करेंगे, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। अब देखिए ए एंड और, यहां पे और है, यहां पे एंड है। देखिए डिफरेंस क्या है और एंड में, सिंपल है, सिंपल सी इंग्लिश है। और का मतलब क्या हुआ कि x जो है a यूनियन b का एलिमेंट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर x a यूनियन b का एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या कह रहा है, x a को भी बिलोंग कर सकता है या फिर x b को बिलोंग कर सकता है। तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है वो a का है या फिर b का है। तो इसका मतलब यूनियन में क्या होगा, x a का एलिमेंट होना चाहिए या फिर x b का भी एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब a और b में से किसी का भी एलिमेंट हो सकता है। तो इसका मतलब पूरे के पूरे a और b के सारे एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे, a यूनियन b में आ जाएंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, यहाँ पे आया है एंड, कि x a का एलिमेंट होना चाहिए और x b का भी एलिमेंट होना चाहिए। एक से काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा कि x a का एलिमेंट है लेकिन b का नहीं है। तो इसका मतलब यूनियन में a के एलिमेंट्स होंगे वो भी आएंगे, b के एलिमेंट्स आएंगे वो भी आएंगे। लेकिन a इंटरसेक्शन b में अगर मैं इसको वेन डायग्राम से डिनोट करूं, ये किसको शो कर रहा है, a यूनियन b को, और ये इंटरसेक्शन किसको शो करेगा, a इंटरसेक्शन b। एंड का मतलब a के एलिमेंट्स होने चाहिए और b के एलिमेंट्स होने चाहिए। तो कौन सा रीजन है जो a और b को दोनों को रिप्रेजेंट करता है, वो है ये। तो ये हो गया हमारा a इंटरसेक्शन b। तो आप इस तरीके से a इंटरसेक्शन b को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या हुआ कि जो a में हो और b में भी हो, a में होने चाहिए और b में भी होने चाहिए, मतलब दोनों में होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर आप शॉर्ट में देखो, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, तो a इंटरसेक्शन b का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट्स जो a और b में क्या हो, कॉमन हो। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं और यूनियन में a और b के कंबाइंड एलिमेंट आते हैं सारे के सारे। तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करें अगर यूनियन की, कि यूनियन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यूनियन ऑफ सेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसी भी दो सेट के यूनियन की, तो क्या होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं ए यूनियन ए। तो अगर हम किसी भी सेट का उसके साथ यूनियन ए क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए यूनियन ए। मतलब अगर हम ए यूनियन बी की बात करते हैं तो आप देख सकते हो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि ए और बी के सेट को मिला के जितने भी सारे एलिमेंट्स बनते हैं उनको मिला के जो सेट बनेगा वो ए यूनियन बी होगा। तो ए और ए के एलिमेंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, हमको ए ही मिलेगा। दूसरा ए यूनियन फाई। ए क्या होता है, ए कोई सेट है मान लेते हैं। फाई क्या है, फाई एक नल सेट है। तो अगर मैं ए और नल सेट के एलिमेंट्स को मिलाऊंगा तो क्या मिलेंगे मुझे एक ही एलिमेंट्स मिलेंगे, नल सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं था। तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा, ए। अगर मैं बात करूं ए यूनियन यू की, यू यहाँ पे डिनोट करता है यूनिवर्सल सेट। तो अगर ए और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को मैं कंबाइन करूं तो मुझे मिलेंगे क्या, अब ए के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट में आते हैं तो टोटल सारे के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मेरे पास एक सेट है, ये है ए, राइट, और ये है यूनिवर्सल सेट। तो अगर मैं ए और यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स को मिला दूं तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि ए तो ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट में आता है। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। उसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जो यूनियन होता है, यूनियन ऑफ टू सेट्स, मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो बी यूनियन ए। तो यूनियन ऑफ सेट्स जो होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव। तो यूनियन ऑफ सेट्स इज
कम्यूटेटिव, क्योंकि ए और बी के जो कंबाइंड एलिमेंट्स होंगे उनका एक सेट बनाओगे तो वो किसके इक्वल होगा, बी और ए के जो कंबाइंड एलिमेंट्स होंगे उनके सेट के बराबर। और ये क्या होता है, ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूनियन की जो पता होनी चाहिए। ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। उसके साथ साथ ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए एंड ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। अब बात करते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में भी यही प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन ए, मैंने क्या बोला कि अगर आपको कॉमन लैंग्वेज में समझना है तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन हो ए और बी में। अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा हूँ तो ए इंटरसेक्शन ए की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ए और ए में कॉमन क्या होगा, ए और ए में ए ही कॉमन होगा, पूरा का पूरा सेट ए कॉमन होगा। तो ए इंटरसेक्शन ए क्या आ गया, यहाँ पे ए आ गया। दूसरा ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फाई। ए इंटरसेक्शन फाई का मतलब क्या हुआ कि ए और नल सेट में, कोई सेट ए है और एक नल सेट है, उन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नल सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं आएगा। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट से मिला के जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, नल सेट, क्योंकि नल सेट में तो कुछ होता ही नहीं है। तीसरा ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ए। अगर मैं ए और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करूं तो मुझे मिलेगा ए। कैसे, एक सिंपल सी चीज़ है, देखिए ए ये रहा, यूनिवर्सल सेट ये पूरा रहा, तो आप देख सकते हो कि अगर मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए है तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, यूनिवर्सल सेट तो पूरा का पूरा है और ए इतना है, यूनिवर्सल सेट ये पूरा का पूरा है और ए केवल इतना है, तो कॉमन कितना आ रहा है, केवल यही रीजन इन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो आप देख सकते हो ये यहाँ से फॉलो हो रहा है। चौथी चीज आपको वही ध्यान में रखना है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, ऑब्वियसली करेगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए, मतलब ए और बी में जो कॉमन होगा वही बी और ए में भी कॉमन होगा। और पांचवा एसोसिएटिव लॉ भी ये फॉलो करेगा, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो एसोसिएटिव लॉ आपको पता है कि पहले चाहे आप बी इंटरसेक्शन सी करो और ए का उसके साथ इंटरसेक्शन करो, या फिर पहले आप ए इंटरसेक्शन बी कर लो और उसका सी के साथ इंटरसेक्शन करो, दोनों में सेम ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये यूनियन हो गया और इंटरसेक्शन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो अगर मैं डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करूं, दैट इज ए माइनस बी, ए माइनस बी को अगर मैं डिनोट करूं वेन डायग्राम की हेल्प से, तो ए माइनस बी ये क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एक्सक्लूडिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। तो यहां पे आप डेफिनेशन देख सकते हो कि ए माइनस बी का मतलब हुआ कि ए के सारे एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स को छोड़ के, तो बी के एलिमेंट्स को इसमें एक्सक्लूड कर देना है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ए के सारे एलिमेंट्स का सेट क्या है, ये है, वो तो ए ही होगा। लेकिन इसमें बी के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ए में, कौन से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो बी में भी हैं। तो इसका मतलब क्या करना है, हमको ए के सारे एलिमेंट्स लेने हैं और उनमें से जो बी के एलिमेंट्स हैं उनको एक्सक्लूड कर देना, उनको हटा देना। अगर बी के कोई एलिमेंट्स इसमें आते हैं तो वो क्या मिलेगा, मुझे ए माइनस बी मिलेगा। तो इसको मुझे एक्सक्लूड कर देना है, तो इसको हटा देना है ए में से, तो क्या बचेगा मेरे पास, ये बचेगा। तो इस किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है ए माइनस बी को। और अगर मैं बी माइनस ए करूं तो बी माइनस ए का मतलब बी के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। तो बी के सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है वो क्या हो जाएगा, ये। तो ये क्या हो जाएगा, ये किसको डिनोट कर रहा है, बी माइनस ए। मैंने एक ही डायग्राम में डिनोट कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका बी माइनस ए और ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी। ये वाला शेडेड रीजन ए माइनस बी और ये वाला शेडेड रीजन बी माइनस ए। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अगर आप ठीक से देखिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस ए में से क्या माइनस कर रहे हैं हम, केवल पूरे के पूरे बी को तो माइनस करने रहे, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि केवल इतना पार्ट जो बी में है उसको हम रिमूव कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर कहीं पे आए
तो आपको ये ध्यान रखना है a माइनस ए इंटरसेक्शन b और a माइनस b दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब ये मत सोचिए आप कि b का मतलब a इंटरसेक्शन b होता है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ सेट का मीनिंग ही अलग होता है। डिफरेंस ऑफ सेट्स की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है। ये नॉर्मल नंबर्स का डिफरेंस नहीं हो रहा है, ये सेट्स का डिफरेंस है। तो अगर डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात आती है तो वहाँ पे आप जो एल्जेब्रा है, जो बेसिक एल्जेब्रा है जो आप नंबर्स के साथ यूज़ करते हो, वो मत यूज़ कीजिएगा। तो इसका मतलब ये मत कर देना कि ए कैंसिल कर दिया आपने और b इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b होगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम डिफरेंस की एक अलग सी डेफिनेशन ले सकते हैं सेट में। तो डिफरेंस की कुछ अलग ही डेफिनेशन है क्योंकि सेट्स में, तो इसलिए वो आप सिंपल एल्जेब्रा यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस समझ में आ जाए। हमारे पास मान लेते हैं a एक सेट है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और b भी एक सेट है, तो b इक्वल टू क्या है 2 4 6 8 10। अब अगर हम बात करें a यूनियन b की, तो a यूनियन b क्या बोला था कि a यूनियन b, a और b के कंबाइंड एलिमेंट, तो इसमें क्या क्या आता है 1 आता है, 2 भी आता है, 3 तो आता ही है, 4 आता है, 5 आता है, उसके साथ साथ 6 आता है, 8 आता है और 10 आता है। तो ये 6 8 10 वो हमने b से ले लिए। तो ये सारे एलिमेंट्स क्योंकि a और b दोनों में आते हैं, तो ये हो गया a यूनियन b, या तो a के एलिमेंट्स होंगे या फिर b के एलिमेंट्स होंगे, वो सारे कंबाइन करेंगे a यूनियन b बन जाएगा। हाँ, आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, किसी भी एलिमेंट को आप 2 बार नहीं लिख सकते हो, आपको एक ही बार लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2 a में भी आता है और b में भी आता है, लेकिन हम 2 को अगर एक बार लिख दें तो वही काफ़ी है, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से अगर हम a यूनियन b की जगह हम a इंटरसेक्शन b करें तो हमको क्या मिलता है, a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या हुआ कि a और b में जो कॉमन एलिमेंट्स है, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो 2 हो गया और एक 4 हो गया, तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा 2 4। अच्छा, तीसरा अगर हम बात करें a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, देखिए बड़ा सिंपल है, a में से b के सारे एलिमेंट्स माइनस कर देने, तो a में जितने भी एलिमेंट्स हैं जो b में भी हैं, कौन कौन है 2 और 4, इन दोनों को हटा दीजिए, तो बचा क्या, दैट इज 1 3 और 5। उसी तरीके से b माइनस a अगर हम करना चाहें तो b देखिए b में a के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हटा दो, वो किसको हटाना है 2 और 4 को हटाना है, तो क्या बचेगा हमारे पास 6 8 एंड 10। तो आपको इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझ में आ गया होगा कि यूनियन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म आती है, दैट इज डिसजॉइंट सेट्स। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है डिसजॉइंट सेट्स की, कि अगर a और b मान लेते हैं, 2 सेट्स हैं मेरे पास, और a और b इस तरीके से हैं कि सच दैट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 मतलब नल सेट। तो अगर a इंटरसेक्शन b नल सेट आता है तो मैं क्या कहूँगा, a और b के हैं डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो डिसजॉइंट से समझ ही रहे हो आप, जो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलोगे तो a और b अगर 2 ऐसे सेट्स हैं जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो वो क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो डिसजॉइंट सेट्स कब होंगे, जब उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, और अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हुआ तो उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, नल सेट। क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होता है कि जो कॉमन एलिमेंट्स का जो सेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जब कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। दूसरी चीज़ कि आपको जैसे कि मैंने बताया डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स अगर हम बोलें कि a माइनस बी, इसको आप किस तरीके से डिनोट कर सकते हो, किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग टू a बट x डज नॉट बिलोंग टू b। x a को बिलोंग करता है लेकिन x b को बिलोंग नहीं करता। और अगर उसी तरीके से b माइनस a लिखना चाहो आप तो क्या लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग टू b बट x डज नॉट बिलोंग टू a। और उसी तरीके से अगर आप, जैसे कि मैंने यूनियन का ऑलरेडी बता दिया था कि a यूनियन b इक्वल टू क्या होता है, x सच दैट x बिलोंग टू a, और आएगा यहाँ पे x बिलोंग टू b। या फिर a इंटरसेक्शन b की हम अगर बात करें तो a इंटरसेक्शन b क्या होता है, x सच दैट x बिलोंग टू a, और यहाँ पे आता है एंड x बिलोंग टू b। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस लेक्चर में इतना ही।
अगर आपको इस लेक्चर के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।